नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल सीरीज है। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही जो इंस्टा का हमारा पेज है उसको भी जरूर फॉलो कर लें, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप की बात करेंगे, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में जो हमारा रिलेशनशिप है, बायलैटरल जो रिलेशन है ट्रेड को लेके, है ना, और गुड्स को लेके, जो ट्रेड के संदर्भ में मेनली समझिए, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, तो वहां पर जो है हमको संबंधों को, बायलैटरल जो ट्रेड है उसको डबल करना है। ऐसा जो है वहां पर क्या लिया गया है, वहां पर इस तरीके के लक्ष्य को लक्षित किया जा रहा है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का टॉपिक है, आपका जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे जैसे यूक्रेन रशिया का क्या चल रहा है, क्राइसिस भी चल रहा है। तो हमको डाइवर्सिटी अपनाना जरूरी है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। हमारी ऊर्जा जो सुरक्षा है, जो ऊर्जा की आवश्यकताएं है उसको सुरक्षित करना, उसमें विविधता लाना कि दूसरे देशों के साथ भी हमारे संबंध हो, है ना। वैसे भी एलएनजी वगैरह के लिए हमने जो है पहले भी एग्रीमेंट कर रखा है, तो इसको देखेंगे हम, है ना। ये आपका जीएस पेपर सेकंड का पार्ट है। दूसरा जो आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो अवेयरनेस के लिए एक शुभंकर जो है प्रकृति और ग्रीन इनिशिएटिव के रूप में हमारे मंत्री जी ने इसको स्टार्ट किया। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज ये है, इसको समझिएगा कि अवेयरनेस मैस्कॉट बनाया गया प्रकृति को, ये तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ग्रीन इनिशिएटिव से इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसको समझिएगा कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बताइए कि जरा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए क्या इंटरनेशनल कौन सी ऐसी ट्रीटी या कन्वेंशन है। देखिए, कुछ जो आपके वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब उनका जैव निम्नीकरण नहीं हो पाता आसानी से, तो वो हजारों लाखों वर्षों तक पर्यावरण में रहते हैं। अब जब वो पर्यावरण में रहेगा, मान लीजिए प्लास्टिक है, आपने सुना होगा कि कुछ वर्षों पहले ही जो है 50 माइक्रोन से 50 माइक्रोन से जिसकी थिकनेस कम होगी तो उसके यूज को, जो सिंगल यूज जो आपकी प्लास्टिक है उसको बैन किया गया था। उसका कारण क्या था कि जैसे हमने एक बार यूज करके कचड़े को भी पन्नी में फेंक दिया, अब पन्नी में फेंक दिया, वो पन्नी को खाया गाय ने, समझिएगा बात को, ठीक, उससे उनकी भी मृत्यु हो रही है। अब जब वो आपका रिसाइकल नहीं हो रहा है या वो आपका जैव निम्नीकरण नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वाटर सोर्स में जाके मिल जाएगा, सॉइल के सोर्स में जाके मिल जाएगा। अब वो जब वहां पे मिल जाएगा तो जो बायो एक्यूमुलेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैव संचयन, वो होगा। उसके बाद जब वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चला जाएगा, जो आप एनवायरमेंट पे पढ़ते होंगे, इकोलॉजी एनवायरमेंट पे बिल्कुल बेसिक पार्ट है, तो वो बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू बॉडी पार्ट्स में भी आएगा, ह्यूमंस के भी, एनिमल्स के भी। तो इस तरीके से उसके नेगेटिव इंपैक्ट देखे जाएंगे, हेल्थ में भी, है ना, और एनवायरमेंट में भी, बायोडायवर्सिटी के लिए भी ऋणात्मक प्रभाव है। तो इसलिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स को लिया जा रहा है। तो इसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जीन एडिटिंग देखेंगे। कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी फ्रेम किया है कि क्रिस्पर कास9 क्या है ना। तो आपने सुना होगा कि एडिट करने के लिए जो आपका, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर, जो आपकी क्या है, सीजर है, एक तरीके की कैंची, जिसको हम आणविक कैंची भी बोलते हैं। तो जो आपके जीन्स होते हैं उनको कट करके दूसरी जगह ऐड करना, मतलब जीन का एडिटिंग करना,
ठीक है ना। तो जीन एडिटिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है उसमें, ट्रांसलेशन भी होता है, mRNA होता है, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। तो ये थर्ड पेपर का पार्ट है और बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद नॉइज पॉल्यूशन के संदर्भ में मुरादाबाद को टॉप 3 जो आपके मतलब प्लेसेस हैं उसमें रखा गया है एक रिपोर्ट में। तो ये आपका विवादास्पद है, इसको देखेंगे कि क्या है नॉइज पोल्यूशन, इसके क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से बीपी को बढ़ाता है ये, है ना, और किस किस डिसीज को ये जो है आपका कैटलाइजर के रूप में काम कर रहा है कई सारी डिसीज को बढ़ाने में। तो इसको देखेंगे हम लोग। इसके लिए स्टैंडर्ड्स भी सेट किए हैं सीपीसीबी ने, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके साथ मिलकर भी एडवाइजरी भी जारी है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या मानक है, इसको देखेंगे हम, है ना। ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, तो सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एनवायरमेंट का पार्ट है, जीएस पेपर थर्ड में आप इसको रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद जो पहला टॉपिक है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इंडो ऑस्ट्रेलिया जो आपका रिलेशनशिप है, देखिए समझिए, यहां पर दोनों देशों ने यह बोला है कि जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम डबल कर देंगे। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो हमने यहां पर साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने, तो ये ईसीटी है जिसको बोल रहे हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य क्या है कि जो वर्तमान में हमारा ट्रेड है, द्विपक्षीय जो व्यापार है दोनों देशों के बीच में, वो लगभग $27 बिलियन है। तो इसको $50 बिलियन तक ले जाना है, बढ़ाना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे जो मूवमेंट है, मोबिलिटी है लोगों की, उसको बढ़ाना, गुड्स और सर्विसेज का जो आपका मोबिलिटी है उसको बढ़ाना। इसके लिए जो आपके टैरिफ्स है ना, जो शुल्क प्रशुल्क रखते हैं और जो भी अवरोध है व्यापार के संदर्भ में, उनको खत्म करना पड़ेगा। वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा। तो इसके महत्व क्या है, तो सबसे पहली चीज ये कि देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया 1 दशक से अधिक समय के बाद जो है इसको जो है आपका मूर्त रूप दे रही है इस एग्रीमेंट को, है ना। तो इस तरीके का ये फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया का किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ, है ना, आफ्टर मोर देन अ डिकेड। तो देखिए, ये आपका एक विकसित देश के साथ इस तरीके का द्विपक्षीय जो हमारा संबंध या जो आपका समझौता बनाया गया, ये किस तरीके का एक सिंबोलिज्म है कि हम विकसित देशों के साथ इस तरीके की जो है ट्रीटी एग्रीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये एक तरीके से क्या होगा कि अन्य जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे यूके हो गया, है ना, कनाडा हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, ईयू जिसको आप बोलते हैं, तो उसके लिए भी ये पॉजिटिव साइन होगा। भारत इस तरीके के समझौते के लिए वहां भी नेगोशिएशंस कर रहा है, पहले से ही बातचीत कर रहा है, तो उसको भी मूर्त रूप दे पाएंगे। दूसरी चीज, इस समझौते से होगा क्या, मैंने बार बार बोला आपको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। समझिएगा कि जो आपके बायलैटरल इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन है, उसमें क्या होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किन किन एरियाज में, समझिएगा, गुड्स के, है ना, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं गुड्स का, रूल्स ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति कहां पर हो रही है, वहीं पर केवल जो है जनरेशन होगा, रेवेन्यू उसको मिलेगा, तो फिर उसका रेपिटेशन नहीं होगा, ठीक। ट्रेड इन सर्विसेज, डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो सारे एरिया में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनको जो है, जो कंप्लायंस है, उनका जो अनुपालन है, उनको क्या करेंगे हम, सरलीकरण उनका कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बता ही दिया कि और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ हमारी नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो वो भी जो है आपका मूर्त रूप प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद कई तरीके की जो प्रशुल्क की बाधा होगी, है ना, जो आपकी टेक्निकल वहां पर हर्डल्स होंगे, गैर प्रशुल्क जो बाधाएं, उनको भी दूर करने में यह सहायक होगा, ठीक। भारत को ऑस्ट्रेलिया द्वारा मेनली अगर आप देखेंगे तो एक मार्केट, देखिए समझिएगा, इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा यहां पर, प्रेफरेंशियल मार्केट के रूप में एक्सेस कर सकेगा वो आपके ऑस्ट्रेलिया को, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, है ना, जैसे जेम्स है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, लेदर है, फुटवियर है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है और मेडिकल डिवाइसेस है ना, ये एरियाज हैं आपके जहां पर हमारी मास्टरी है, तो उसके लिए हमको एक तरीके का मार्केट भी तो मिलेगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से कच्चे माल कि, और जो भारत से कोयला और खनिज अयस्क जैसे आपके मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, उनके निर्यात पर तरजीही पहुंच मिलेगी। देखिए, इसको ये समझाना चाह रहा है कि यहां पर एक्सपोर्ट पे भी फायदा होगा ऑस्ट्रेलिया को, प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए। देखिए, इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है कि एक तो आपका कच्चा माल होता है ना, जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, एक आपका फिनिश्ड गुड होता है। तो बीच वाला जो प्रोसेस जिससे हम वैल्यू एडिशन करते हैं, इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे हमने गेहूं उगाया, गेहूं से आटा बनाया और आटा से क्या बनाया हमने, ब्रेड, ठीक। तो ब्रेड आपकी क्या हो गई, फाइनल गुड्स हो गई, और ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो बीच में हमने क्या बनाया इसको, मीडियरीज, मतलब इंटरमीडियरीज, जिसको अंतर्वर्ती या मध्यवर्ती जो वस्तु बोल रहे हैं, उससे वैल्यू एडिशन किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपका कोल है, मिनरल ओर्स है, तो वो इंडिया से प्राप्त कर सकेगी, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि नॉर्मल सी चीजें, कच्चे माल और इस तरीके के जो आपके आयाम हैं, वहां तक भी उनकी पहुंच सुनिश्चित होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। इसके बाद इंडिया के स्टूडेंट जो है
आसानी से वहां पर वीजा प्राप्त कर सकेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है आसानी से वीजा प्राप्त करके 2 से 4 साल के लिए जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री वगैरह है वो कर पाएंगे। इसके बाद बिजनेस हो गया ऑस्ट्रेलियन फर्म में के द्वारा, देखिए समझिएगा कि जैसे व्यापार हो गया, संचार हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गई, तो उसमें ऑस्ट्रेलियन फर्म को भी भारतीय बाजार तक जो है एक्सेस होगी। दोनों तरफ से आप सोचेंगे पॉइंट्स बिल्कुल इजी है। इसके बाद पेटेंट है, जैसे मान लीजिए बायोसिमिलर जो आपके मेडिसिन है ना, जो आपका जेनेटिक वाला डोमेन है आपका, है ना, जेनेटिक और बायोसिमिलर जो मेडिसिन है, तो यहां पर भी ये फैसिलिटेट करेगा, जहां पर फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिल जाएगा यहां पर, ठीक है। ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ही तो एक डायमेंशन है। इसके बाद यहां पर ये समझिए कि इस समझौते को जैसे इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके फर्स्ट डे जो ऑस्ट्रेलिया जो है भारतीय निर्यात के 96.4% मूल्य के लिए शून्य शुल्क बाजार प्रदान करेगा। मतलब ऑलमोस्ट यहां पर जो है ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है ना। तो 96.4 आप देखेंगे तो लगभग जो है मैक्सिमम जगह से आपको क्या कर दिया गया, वहां ड्यूटी फ्री कर दिया गया, जीरो ड्यूटी कर दिया, ताकि जो मोबिलिटी है ट्रेड की, सर्विसेज की और सब डायमेंशंस की, उसको बढ़ाया जा सके। अब इसका महत्व क्या है, तो महत्व ऐसा है कि देखिए महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार तो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ही। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में भी देखेंगे तो क्वाड में भी हमारा पार्टनर है वो, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, एनर्जी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, जैसे कोयला है, यूरेनियम है, नेचुरल गैस है, इसका बहुत बड़ा भंडार है। तो जो अभी वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है रशिया यूक्रेन का, और भी जो आपके वर्ल्ड में अगर कोई कंडीशन जो है आपकी वर्स्ट होती है तो उसका सीधा सीधा डोमिनो इफेक्ट जो है हमारे घरेलू बाजार में देखा जाता है। क्रूड ऑयल का जो आपका प्राइसेस है उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं। और अब जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पूरी की पूरी इकोनॉमी इन्फ्लेटेड हो जाएगी, इन्फ्लेशन उसमें जो है एक निश्चित सीमा से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसका सीधा सीधा ऋणात्मक प्रभाव किस पर पड़ेगा, आपके कंज्यूमर्स में पड़ेगा, देश के लोगों पर पड़ेगा। तो उसको उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आघात होता है उसका आघात से बचाने के लिए, उस शॉक से बचाने के लिए हमको अल्टरनेट जो है आपके ऑप्शंस को ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए एक अच्छा अल्टरनेट हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर जो अभी जो है यहां पर हमारा जो यहां ट्रेड है ना, बायलैटरल ट्रेड, वो 25 के आसपास है, 27 बिलियन। तो उसको जो है आपका क्या करना है, डबल करना है। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा बहुत बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। इसके बाद यहां पर देखिए कि ये इंडिया के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग, जो आपका एनर्जी इंडस्ट्री, उसमें भी निवेश करने के लिए बहुत सारे निवेश अवसर प्रदान किया जाएगा, है ना, अगर हम उसके साथ इस तरीके के टाई अप में बंधे रहेंगे, है ना, प्रमुख भागीदार बने रहेंगे। अब उसके बाद दोनों देश डेमोक्रेटिक है ना, तो उनके जो आपके डेमोक्रेटिक वैल्यूज से ही दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, देश चल रहे हैं, ठीक। और वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी जो है शांति स्थिरता की वकालत करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका पॉलिटिकल डोमेन में भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे स्ट्रैटेजिक सामरिक है आपका संदर्भ, सुरक्षा का संदर्भ है ना, पायरेट्स जो आप समुद्री डकैती देखते हैं, या पर्यावरण संबंधी जो चुनौती है, तो उसमें भी जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के जो कंसर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। चाइना की जो अग्रेसिव पॉलिसी है तो उसको काउंटर करने के लिए भी दोनों जो है एक दूसरे के साथ प्रमुख रक्षा साझेदार भी हो सकते हैं, एक दूसरे के, दोनों देश क्वाड के सदस्य भी हैं। और भारतीय जो आपके माइग्रेंट से या प्रवासी हैं आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो आपके स्किल्ड प्रवासी हैं उसमें सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें देखिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यहां पर जो है आपका हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के, भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने लॉन्च किया है प्रकृति। ये आपका मैस्कॉट है जो स्प्रेड करेगा ग्रेटर अवेयरनेस, ठीक है, ग्रेटर अवेयरनेस किस संदर्भ में, कि हम सस्टेनेबल एस्पेक्ट को अडॉप्ट करें अपने लाइफस्टाइल में ताकि हम एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए, है ना, काम कर सके। तो की पॉइंट्स देखेंगे, सबसे पहली चीज ये है कि यहां पर मंत्री जी ने जो प्लास्टिक है उसका इफेक्टिव, मतलब जो उसका वेस्ट होता है उसके मैनेजमेंट करने के लिए, इफेक्टिवली उसका मैनेजमेंट करने के लिए जो है एक जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल की शुरुआत की है ना। ये आपका कंटेक्चुअल पार्ट हो गया। अब देखिए यहां पर डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास रख सकते हैं कि इंडिया जो जनरेट करता है प्लास्टिक वेस्ट, अगर वार्षिक आधार पर देखें तो 3.5 मिलियन टन है टोटल, ठीक है। और इसको अगर देखेंगे पर कैपिटा के हिसाब से, है ना, प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो पिछले 5 वर्षों में जितना प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा था वो लगभग 2 गुना हो गया है। अब ये चिंता का संदर्भ है कि नहीं हमारे लिए, बिल्कुल है। इसके बाद ये प्लास्टिक प्रदूषण जो है इकोलॉजिकल
जो एस्पेक्ट में नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, एनवायरमेंट के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, इकोसिस्टम के लिए, उसके बाद एयर पॉल्यूशन से भी जुड़ा हुआ है, ये वाटर पॉल्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली जो है इसके जो है हजार्डस इंपैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो इसके ऋणात्मक प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2022 तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि एकल उपयोग जो प्लास्टिक है उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की घोषणा की थी। ये नॉर्मल से पॉइंट हो गया, की पॉइंट। अब इसके बाद जो है कई सारी जो है ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसके लिए बात करेंगे हम लोग प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए। तो सबसे पहले तो नेशनल डैशबोर्ड बनाया गया कि भैया किसके लिए, एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिए, ताकि उनको ये पता चले कि क्या प्रोग्रेस चल रही है और किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेजमेंट किया जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट का, किस तरीके से जो है उसका प्रबंधन किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है एक पोर्टल बनाया गया, ठीक, पोर्टल बनाया गया है जिससे स्पष्ट आंकड़ों का पता लगाया जा सके, ठीक है, स्पष्ट जो है आपके आंकड़ों का पता लगाया जा सके। जब हमारे पास डेटा होगा तभी तो हम जो है कोई वहां पर डिसीजन लेंगे या वहां पर रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया गया कि प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए जो आपके एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पोर्टल है उससे जो है उनको जो है उनके ऊपर रिव्यू किया जा सके, उनके ऊपर सुपरविजन किया जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके, उनको किया जा सके। तो उससे क्या होगा, इंप्रूव होगी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद मोबाइल ऐप बनाया गया है ना, जो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक ग्रीवांस रेड्रेसल को एड्रेस कर पाएगा। इससे सिटीजन्स भी एम्पावर होंगे, है ना। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो ग्राफीन का है उसको जो है आपका उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ना। अपशिष्ट जो आपका प्लास्टिक है उससे ग्राफीन का औद्योगिक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको समझ लेते हैं हम लोग। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ऐसा है, देखिए यहां पर जो है 2021 में जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम था उसमें इसको जो है डिफाइन भी किया गया है। अब प्लास्टिक कम्युनिटी को इसको ऐसा बताया गया है कि इस जिसका निपटान या रिसाइकल जिसको बोलते हैं हम, जिसको डिस्पोज्ड या रिसाइकल जो है आपका उसके पहले एक ही उद्देश्य के लिए एक बार उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, सिंगल यूज, एक ही बार, ऐसा समझिएगा, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, बस पढ़ जाइएगा इसको, ठीक। इसके बाद यह बताया गया कि जब भी प्लास्टिक का उत्पादन होता है तो केवल उसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंकने के लिए उसको डिजाइन किया जाएगा। इस परिभाषा के अनुसार आप देखेंगे तो इसमें बड़ी संख्या में जो आपके उत्पाद श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक मटेरियल से प्रोडक्ट्स वो इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे हम मान लीजिए फ्रूटी पी रहे हैं या कुछ पी रहे हैं तो स्ट्रॉ से पीते हैं, ठीक है ना, सिरिंज वगैरह भी जो है इसमें शामिल हो जाएगी। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये आपकी डेफिनेशन है जिसके अंतर्गत सबको जो है मैक्सिमम चीजों को यहां पर इंक्लूड किया गया। इसके बाद मैन्युफैक्चरर जो है आपके मैन्युफैक्चर जो है आपका 1 जुलाई 2022 से आप देखेंगे तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो आपका विनिर्माण कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, उन पर जो है बैन लगाया गया है ना, उनको जो है प्रोहिबिट किया गया 1 जुलाई 2022 से, ठीक। यहां पे जो थिकनेस के लिए परमिशन है वो कितनी है, 50 माइक्रोन से 120 माइक्रोन। तो 50 से नीचे वाले तो आपके बैन ही हो गए, प्रतिबंधित हो गए। जितना उच्च मोटाई होगी, जितनी थिकनेस ज्यादा होगी तो उसको आसानी से पुनर्चक्रण भी किया जा सकेगा और आसानी से जो है उसके अपशिष्ट का प्रबंधन भी किया जा सकेगा अपशिष्ट के संदर्भ में, ठीक। 2016 में ही जो आपके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो आपके रूल्स आए थे उसमें 50 माइक्रोन से जो कम थिकनेस वाले कैरी बैग प्लास्टिक शीट्स थे, है ना, उनके आयात में, स्टॉकिंग में, वितरण में, बिक्री में, उपयोग में जो है बैन लगाया गया था। अब इसको जो है आपका यहां पर दंड कौन देता है, उसकी निगरानी कौन करता है, तो सीपीसीबी देता है। बताइएगा सीपीसीबी का निर्माण किस एक्ट के अंतर्गत किया गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और कब किया गया, तो स्टेट पॉल्यूशन जो बॉडीज है उनके साथ मिलकर ये मॉनिटर करता है, बैन करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन वायलेट कर रहा है आपका रूल्स को, और फिर वहां पर पेनाल्टी को भी वो इंपोज करता है। कौन से एक्ट के अंतर्गत, तो अम्ब्रेला एक्ट है हमारे यहां जिसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बोला जाता है। अब यहां समझिएगा कि रीजन क्या है बैन करने का सिंगल यूज प्लास्टिक। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है एक तो एक ही बार यूज किया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। अब ये जो है इसका जैव निम्नीकरण तो होता नहीं है, ठीक है, तो ये बहुत दिनों तक क्या रहेगा, पर्यावरण में रहेगा। तो बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, उसके थ्रू जो है पूरे के पूरे ये जो है आपके फूड वेब या जो है आपका फूड चेन उसमें आ जाएगा। तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमंस के ऊपर भी है, पर्यावरण पर भी है ना, और पोल्यूशन के संदर्भ में भी है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, इसको डिसइंटीग्रेट होने में 100 ईयर्स लगते हैं, और जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो टॉक्सिक केमिकल्स को भी रिलीज करता है, ठीक है, ठीक, और ये फूड और वाटर का पार्ट बन जाता है, ठीक है।
अब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो पर ईयर इंडिया में 9.46 मिलियन टन जो है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है और इसमें से लगभग 45% जो है सिंगल यूज प्लास्टिक है। ठीक है, इसलिए प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 2019 का डेटा है, इंपॉर्टेंट है, कि जो प्रोडक्शन और इंसिनरेशन किया गया प्लास्टिक का, वो उसने कंट्रीब्यूट किया कितना ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में, कितना जो है आपका वहां पर कंट्रीब्यूशन किया, तो 850 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। तो बताइए, जो हमने पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत INDC के लक्ष्य लिए हैं, जो एनवायरमेंट में हम बात करें कि सस्टेनेबल जो है हम डेवलपमेंट करेंगे, है ना, और क्लीन और जो आपकी ग्रीन इनिशिएटिव से वो लेंगे, तो वहां पर तो ये बहुत ज्यादा ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है। ये डेटा अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि 2050 तक प्लास्टिक जो है लगभग 56 बिलियन टन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करेगा। ठीक है, जो टोटल अर्थ का जो रिमेनिंग कार्बन बजट है उसका 14% होगा। देख रहे हैं कितना खतरनाक है ये। तो यहां पर जो है आपका इनिशिएटिव्स लेना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद ये भी है कि इकोसिस्टम के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए, फूड सेफ्टी के लिए भी आपका एक तरीके का नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। सॉइल में भी अगर ये जाएगा मिलेगा तो वहां पर भी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो वाटर बॉडी में मिलेगा और फूड वेब में आएगा, तो कहीं ना कहीं एनिमल्स को भी, फ्लोरा फौना, सबके लिए ये आपका क्या है, ऋणात्मक ही प्रभाव ये आपका डालेगा। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जीन एडिटिंग जो है आपका, उसके बारे में है, साइंस टेक का पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है अभी जो इसके लिए जो भी मानदंड थे निर्धारित किए गए थे, उनको हमारी सरकार ने पहली बार जो है अपेक्षाकृत आसान किया है। मतलब जैसे आप जेनेटिकली आपके मॉडिफाइड जो आपकी फसलें वगैरह देखते हैं, है ना, उनसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग किया है। किसको? जो जीनोम एडिटिंग वाली जो आपकी फसलें हैं, और उनके लिए जो जीनोम एडिटिंग वाली जो आपकी फसलें, उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स है, जो मानक है, जो मानदंड है, उनको जो है आसान बनाया गया है ना। तो पहली बार केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा निर्णय लिया है जिसमें आनुवांशिक रूप से जो आपकी एडिटेड या जो आपकी किस तरीके से जिनको जीन एडिट करके जिन फसलों को जो बनाया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है ना, उत्पादन पहले से होता है, फिर उसमें एडिटिंग करते हैं, है ना, कुछ ऐड करने के लिए, कुछ सब्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसके लिए जो कड़े नियम थे उससे पहली बार छूट देने का आदेश जारी किया है। ठीक है, अब ये समझिएगा कि जो जीनोम एडिटेड जो आपकी क्रॉप्स है और जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उनमें डिफरेंस होता है। अभी देख लेंगे हम लोग क्या है। ठीक है ना, तो एक इंट्रा हो जाएगा और एक इंटर हो जाएगा, ऐसे समझिएगा। अब जीन एडिटिंग होता क्या है, तो लगभग एक दशक पहले जो साइंटिस्ट थे जर्मनी और यूएस के, उन्होंने डिस्कवर किया ये टेक्निक और अलाउ किया कि जो भी आपके डीएनए, जैसे ATCG आप लोग पढ़ते होंगे, अब जो समझिए इसमें क्या होता है कि जो इसमें मान लीजिए डीएनए है कोई, है ना, उसका सेक्वेंसिंग किया हमने, और उसमें से कोई जो डीएनए का कोई एक पार्ट जो है वो आपका कट करके दूसरी जगह ऐड किया, तो अपनी जरूरत के हिसाब से, तो इसको बोलते हैं एडिट। इसमें जो है एक मॉलिक्यूलर, या आप उसको ऐसे समझिए कि आणविक कैंची, जिसको क्रिस्पर Cas9 बोलते हैं, टेक्निक का नाम है, Cas9 सीजर है आपका टेक्निक है, तो वो एक तरीके की कैंची है कि जिसको काट के, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ऐड किया गया। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका वहां पर एडिटिंग हो जाएगी और अपनी जरूरत की हिसाब से जो है, आवश्यकता के आधार पर हम क्या कर पाएंगे, वहां पर जीन एडिटिंग कर पाएंगे। ठीक, तो कट करके जीन को एडिट करने की जो है आपकी वो क्या मिली वहां पर, ये जो है अलाउ किया गया, इस टेक्निक के द्वारा जो है ये जो है आपका संभव हो सका। ठीक, इसके बाद यहां पर समझिएगा कि इससे होता क्या है, इससे भौतिक लक्षणों में भी परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अब ये जो है टेक्नोलॉजी वैज्ञानिकों को किस हिसाब से सक्षम बनाती है कि भैया डीएनए में भी आप चेंजेस वगैरह करते हैं और वो कर सकते हैं। ठीक है, ये कैंची की तरह एक तरीके से काम करती है, डीएनए को एक स्पेसिफिक एरिया से कट करती है, उसके हिसाब, उसके बाद फिर जहां आपको ऐड करना वहां पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हटा भी सकते हैं डीएनए को, जोड़ भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं जहां से इसे काटा गया था। अब ये याद रखिएगा, क्रिस्पर का ये फुल फॉर्म बता रहा है कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये एसोसिएटेड होता है आपका प्रोटीन बेस्ड सिस्टम से, जो आपका अलाउ करता है टारगेटेड इंटरवेंशन को जीनोम सीक्वेंसिंग में। जैसे जीनोम के अंतर्गत जो जीन्स है उसमें सीक्वेंसिंग करते हैं, तो उसमें कोई लक्षित एरिया है वहां पर भी ये हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान करता है। इसका उपयोग करके जैसे आपके एग्रीकल्चरल जो एस्पेक्ट में देखेंगे, वहां के जो साइंटिस्ट हैं, है ना, तो जीन सीक्वेंसिंग में जो है विशिष्ट लक्षणों को सम्मिलित कर दिया जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है या उसको जो है हार्श क्लाइमेट से जो है बचाना है, तो उस तरीके के स्पेसिफिक फीचर्स को ऐड करने के लिए जो है यहां पर एडिटिंग वगैरह की जाती है। अब एथिकल कंसर्न तो सबसे पहली चीज ये है कि यहां पर प्रकृति के जो प्राकृतिक जो आपके नियम है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं।
आप समझिएगा कि जेनेट जो आपका यहाँ पर परमिशन लेना है तो पेरेंट्स से तो ले सकते हैं, है ना, जो अगर जीन थेरेपी करना है, लेकिन उस भ्रूण से, उस एम्ब्रॉय से तो नहीं ले सकते कि ट्रीटमेंट के लिए जो है हम जीन एडिटिंग कर ले या ना कर ले। तो ये जो है एथिकल कंसर्न है। दूसरा ये कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो ठीक है, इसको एक्सेस कौन कर पाएगा? जो आपके बहुत ज्यादा हेल्थ, मतलब जो आपके वेल्दी पीपल्स हैं, जो आपके रिच पीपल्स हैं, है ना, तो गरीब इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो आपका इनइक्वालिटी है हेल्थ के डोमेन में भी, वो और ज्यादा बढ़ती जाएगी रिच और पुअर के बीच में। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कि इसका यूज कुछ जो आपके एथलीट्स होते हैं या जो ऐसे आपके लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है स्पेसिफिक आपके गुण की, है ना, जो स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए, तो आज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या करेंगे लोग कि अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा के लिए इस तरीके की एडिटिंग का यूज कर लेंगे, तो नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा वो सशक्त हो जाएंगे। जैसे आपका एथलेटिक है, क्षमता या ऊंचाई को बढ़ाने के लिए जो है इस तरीके की एडिटिंग का यूज कर सकता है ना। तो इसके भी साइड इफेक्ट इस तरीके से देखे जा सकते हैं। इसके बाद ये जो क्रिस्पर कास9 जो टेक्निक है उसके बारे में बता रहे हैं, तो जेनेटिक फिक्सेशन के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। जैसे डिसीज वगैरह को अगर कम करना हो, डिसीज वगैरह को ठीक करना हो, जो आनुवंशिक जो बीमारी के अंतर्गत, मान लीजिए कोई बीमारी है, ठीक, अब उसमें आनुवंशिक सुधार है करना है, तो उस इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, ये है क्या, क्रिस्पर कास9, तो जो जीनोम एडिटिंग टूल है, याद रखिएगा, सिंपलर है, फास्टर है, चीपर है और वर्सेटाइल भी है और ज्यादा एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो इसके जो आपकी एप्लीकेशन है, जो अनुप्रयोग है, उसका स्कोप बहुत ज्यादा विस्तृत है इसका। ठीक, इसके अंतर्गत क्या क्या यूज करते हैं, तो करेक्ट करने के लिए जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है ना, उनको ट्रीट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कई सारी डिसीज है, जैसे आपका HIV है, बहुत सारे कैंसर हैं, तो उनके फैलने के, उनके विस्तार को रोकने के लिए भी इसको इंप्रूव किया जाता है, मतलब इसका यूज किया जा सकता है। और इसका यूज किया जा सकता है जो आपका क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक, डिफरेंस क्या है जीन एडिटिंग और जीनोम डेवलपमेंट में, तो मैंने सीधे बताया, एडिटिंग मतलब इंट्रा हो गया, मतलब इसमें कोई नए जीन को नहीं रखा जाता है, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है ना, जो जीन्स है उन्हीं को जो है कट करके कहीं पर सब्सट्रैक्ट करेंगे या कहीं से कट करेंगे, ऐसा। लेकिन जीनोम डेवलपमेंट में कोई नए जीन का भी वहां पर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसको भी इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है उसका यूज किया जाएगा जीनोम डेवलपमेंट में, लेकिन जीन एडिटिंग में नहीं किया जाएगा, यही बेसिक डिफरेंस है। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जिनको आप जीएमओज बोलते हैं, है ना, कई बार जो है लगातार न्यूज में रहता है, जैसे सरसों के संदर्भ में सुना होगा आप लोगों ने, कई संदर्भ में सुना होगा। ठीक है, तो जेनेटिकली जो मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत यूज किए जाने वाले ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर जो आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो आपकी विधियां होती है उसका उपयोग करके डीएनए को क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधित किया जाता है। किस लिए? ताकि प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके हम, है ना, उसको क्रॉप को जो है आपका, मान लीजिए इस तरीके का वहां पर वेदर है या क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसके अंतर्गत उसका विकास नहीं हो पा रहा, तो उस तरीके की क्षमता के विकास के लिए भी उसका यूज किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कई सारी विशेषताओं को जोड़ा या हटाया जा सकता है जिससे कई तरीके के लाभ लिए जा सकते हैं। अब इसके प्रमुख लाभ क्या है, बेनिफिट जो जीएम क्रॉप्स के, तो सबसे पहला, इनको ये टॉलरेंट बनाता है एंटीबायोटिक स्ट्रेस से, ठीक है ना, क्रॉप्स को, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। दूसरा, पेस्ट के संदर्भ में भी प्लांट्स को टॉलरेंट बनाएगा, रिड्यूस करेगा ये आपका रिलायंस किस पे, केमिकल पेस्टिसाइड्स में। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी ये रोकेगा, है ना, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाता है फूड के, जैसे गोल्डन राइस हो गया, है ना, और जो आपका विटामिन ए एनरिच्ड आपका राइस होता है, ठीक है ना, तो उसको भी हम वहां पर एम्बेडेड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो क्रॉप्स हैं वो आपकी हेल्पफुल होती है जो आपका CO2 का, जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसको भी रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद ये इस तरीके से जो पॉवर्टी के एलिमिनेशन में भी जो है आपका एलिवेशन में, मतलब गरीबी उन्मूलन में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाने में क्या करेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। ठीक है ना। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है जीएम क्रॉप्स का, तो सीधी बात है कि ये कीटों को भी मार सकता है ना, ऐसे कीटों को जो हमारे लिए लाभदायी हैं इकोसिस्टम के लिए, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा वीड को ये पैदा करे तो उससे जो आपका क्रॉप डाइवर्सिटी उस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़े। तीसरी चीज ये कि एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं ह्यूमंस में। इसके बाद जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा इससे जीएमओज वगैरह से, तो उससे क्या हो सकता है कि खाद्य पदार्थों में समझिएगा कि विषाक्त पदार्थ जो है वो भी बढ़ सकते हैं, है ना, मतलब जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं, है ना, वो भी आपकी क्या हो सकती है, वो वहां से कम हो जाएगी। किसकी? समझिएगा कि आनुवांशिक रूप से हम संशोधित खाद्य पदार्थों का अत्यधिक उत्पादन करेंगे, ठीक, तो समय के साथ वो अप्रभावी हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहां पर क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो आपका एनवायरमेंट के प्रति क्या होता है कि जैसे कोई क्लाइमेटिक कंडीशन है तो उसमें अगर आप देखेंगे ना, जैसे एंटीबायोटिक, वैसा समझिए कि जैसे बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज हो गया तो वो इनइफेक्टिव हो जाती है। तो यहां पर इस तरीके से भी अगर हम ऐसी फसलों का उपयोग करते रहेंगे तो जो उसको रेजिस्ट करने वाले जो टॉक्सिक आपके वहां पर एलिमेंट है वो वहां पर अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ा लेंगे, रेजिस्टेंस को और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अंततः जो कीट होंगे उनके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेंगे ज्यादा। तो ज्यादा जब वो विकसित कर लेंगे तो टॉक्सिक जो आपका मटेरियल है वो और ज्यादा क्या होगा, वहां पर टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए क्या है, एक कंसर्न है। तो इसको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझिए कि जो आपके मान लीजिए कि आनुवांशिक रूप से जो आपकी फसल आपने उगाया है ना, जो बनाया आपने, उगाया क्या है ना, जीएमओस को आपने वहां पर डेवलप किया। अब क्या होगा कि जैसे उसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टी होगी कि जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, ऐसे कीट जो हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके लिए वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो आपके कीट वगैरह हैं जो इसके द्वारा वो यूज किया जा रहा है, तो उनके प्रति वो और ज्यादा जो है रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे ना। ठीक है, तो वो भी एक कंसर्न है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो मतलब ये सॉइल जो है आपका, एक बात ये समझिएगा कि मिट्टी को सभी आवश्यक पोषक तत्वों से रहित भी बना सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो है इसके नेगेटिव इंपैक्ट जो है पड़ सकते हैं। सीधी बात ऐसा समझिएगा कि एनवायरमेंट या जो आपका नेचुरल एक फिनोमिना है, जब जब वहां पर ह्यूमंस का इंटरवेंशन होता है, हस्तक्षेप होता है, तो उसके ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है ना, उसको आप देख जाइएगा। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है आपकी, है ना, फरवरी रिपोर्ट आई है जो यूएनईपी के द्वारा रखी गई है, जिसमें एनवायरमेंटल चैलेंजेस को बताया गया है जो आपके नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड। तो कंट्रोवर्शियल हो गया, यहाँ पर सिटी मुरादाबाद को 3rd रैंक पे रखा गया है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है फ्रंटियर 2022 है, नॉइस ब्लेज एंड मिसमैच, है ना, इसके द्वारा अटेंशन आया है नॉइस पोल्यूशन में और लॉन्ग टर्म इसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंपैक्ट को बताया गया है। ठीक है ना, तो ये जो है इसमें ग्लोबल सिटीज को जो है ऑब्जर्वेशन में रखा गया, उसके हिसाब से रैंकिंग दिया गया है। साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया में जो टॉप 3 स्पॉट्स हैं, है ना, इसमें तो पहला ढाका है, दूसरा मुरादाबाद है और तीसरा इस्लामाबाद। तो भैया मुरादाबाद को 2nd रैंक पे रखा गया इसमें दक्षिण एशिया में कि सबसे 3 ऐसे शहर हैं टॉप 3 जो आपके सिटीज हैं जो जहां पर बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है। ठीक है, इसके अंतर्गत 61 जो आपके सिटीज हैं उनका सबसेट बनाया गया और इसमें रेंज बनाया गया है कि कितने डेसिबल तक का जो है आपका यहां पर लेवल है, उसको मेजर करके उस हिसाब से रैंकिंग दी गई है। दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, आसनसोल और मुरादाबाद जो है 5 इंडियन ऐसी सिटीज हैं जिनको मेंशन किया गया लिस्ट में। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का जो है वहां पर डेसिबल रेंज रखा गया 29 to 114। अब जो मैक्सिमम वैल्यू 114 है, ये 2nd मोस्ट नॉइसेस्ट सिटी के रूप में उसको लिस्टेड करता है, किसको, मुरादाबाद को, है ना, और ये बहुत घातक भी है। अब मुरादाबाद जो है उसको ऐसा बताया गया है कि स्थानीय अधिकारी ऐसा बोलते हैं कि कभी इस तरीके के शोरगुल वाले शहर के रूप में मुरादाबाद को रखा ही नहीं गया, तो ये कैसे ये रैंकिंग दे दी गई है। ठीक है ना, अब की फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नॉइस पोल्यूशन के लिए। तो जो WHO है उसकी 2018 की जो गाइडलाइन है उसने बोला है कि जो रोड ट्रैफिक नॉइस लेवल्स होना चाहिए वो 53 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतने की उसने सिफारिश की है। ठीक, अब बहुत सारे जो एस्टिमेशंस है, जो एस्टिमेट है आपके, बहुत सारे जो आंकड़े, उनके अनुसार यूरोप में 22 मिलियन और 6.5 मिलियन लोग शोर के कारण, नॉइस पोल्यूशन के कारण जो है आपके, इनको क्या होता है, मेंटल जो उनकी हेल्थ है उन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इंसोमेनिया जैसे नींद की कमी वगैरह भी हो जाती है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस भी आ गया है और उसमें अनॉयंस भी आ गया लोगों के अंतर्गत। ठीक है, और 8 घंटे या उससे अधिक समय तक अगर 85 डेसिबल से अधिक का साउंड आप लगातार सुन रहे हैं, नॉइस सुन रहे हैं, तो आपकी जो स्थायी सुनने की जो क्षमता है उसको क्षति पहुंच सकती है, आप बहरे भी हो सकते हैं, है ना, ऐसे नॉर्मल सी ये आपके डेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा जो एक्सपोजर होता है लंबे समय तक, अगर रिलेटिवली अधिक शोर स्तर पर आप बहुत देर पर हैं, बहुत देर से हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक दोनों जो आपके एस्पेक्ट है स्वास्थ्य के, उन पर ऋणात्मक प्रभाव पहुंच सकता है। एल्डरली पीपल हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, है ना, जो शिफ्ट वर्कर्स हो, ये जो है ज्यादा रिस्क में होते हैं।
है ना, नॉइज पोल्यूशन के कारण इनको ज्यादा स्लीप डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा ये जो है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को बढ़ा सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को बढ़ा सकता है ना, बीपी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, हाइपरटेंशन को बढ़ा सकता है, जो हार्ट डिसीज है, डायबिटीज, उसको भी जो है उसके भी जोखिम कारक के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसके लिए सरकार ने क्या क्या जो है कदम उठाए, तो सबसे पहले ये कि सीपीसीबी जो है यहाँ पर राज्य की इकाइयों के माध्यम से जो है शोर के स्तर को ट्रैक करता है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है और अत्यधिक जो शोर के स्रोत हैं उनको नियंत्रित करने के लिए कई सारे मानकों का निर्धारण भी किया है उसने। उसके अलावा जो है इसके जो सुपरविजन के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो इंपॉर्टेंट आपके सिटीज हैं, जो मेगा सिटीज हैं, आपके मेट्रो सिटीज, वहां पर सेंसर वगैरह का भी यूज किया जाता है और कहीं कहीं पर रियल टाइम जो है ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा जैसे दिवाली वगैरह होता है तो उसमें पटाखों का प्रभाव देखने के लिए, है ना, उसके बाद और पहले, दिवाली के पहले और बाद में भी ध्वनि के स्तर को मापा जा सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों का अवेयरनेस जरूरी है कि हम किस तरीके से जो है उसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि यूएनईपी के द्वारा जो है आपका कई सारी चीजें जो है वैश्विक जो आपके संगठन उन्होंने बताया है कि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को भी शामिल करते हुए हमारे यहाँ ग्रीन कवर को बढ़ाने की जरूरत है, ट्री बेल्ट को बढ़ाने की जरूरत है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करना जो है हमारे लिए फायदेमंद घोषित हो सकता है। और इसके लिए जो है हमारी सरकार को दीर्घकालिक और जो आपके तात्कालिक नीतियों का जो है प्रभावी रूप से क्रियान्वयन आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, मेल्टिंग बताया जा रहा है यहाँ पर हिमालयन ग्लेशियर्स का। तो बहुत सिंपल है, ये आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसके बारे में सरकार ने जो है इस क्षेत्र में जो है अध्ययन किया और कई सारे आंकड़े जो है प्रस्तुत किया। तो एक लंबी जो है माउंटेन रेंज है, ये आपकी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल से ये गुजरते हुए भूगोल का एक जो है अविश्वसनीय जो है आपकी एक तरीके से ज्योग्राफिकल रिलीफ के रूप में आप इसको देख सकते हैं, जिसका अपना एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक भी, कल्चरल भी, इकोलॉजिकल भी आपकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसके कारण जब अगर यहां पर ग्लेशियर पिघल रहे तो उसका बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव इंपैक्ट या हजार्डस इंपैक्ट देखा जा सकता है। क्लाइमेट चेंज से सीधा सीधा रिलेटेड है ये। हिमालय जो है ये रिलेटिवली यंग माउंटेन है, जो जिसका जो है निर्माण जो है 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले बनना शुरू हुआ था। टेक्टोनिक प्लेट जो आपकी थ्योरी है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके अंतर्गत ही इंडिया और यूरेशियन प्लेट से मिलके ये आपका बना है, ठीक है ना। तो उसी के मूवमेंट से बना है, ये आप लोगों को पता होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिमालय की उत्पत्ति का जो आपका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है वो पूरा मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग है। और आप लोग आंसर लिखा तो करिए, उसी से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, हमारी पूरी टीम को, ठीक है। तो यहां पर जो की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं कि इसकी निगरानी कौन करता है, तो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो मॉनिटर करता है हिमालयन ग्लेशियर्स को और वहां पर वेरियस साइंटिफिक स्टडीज को भी परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि यहां पर यह पाया गया है कि यहां पर ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और उससे जो है विषम जनहानि की सूचना भी उन्होंने दी है, ठीक है। हिमालय में 32,392 जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, और वो आपके कॉम्प्लेक्स, ऐसा समझिएगा कि क्लाइमेटिक सिस्टम और जो आपके भौगोलिक प्रणाली है उनका हिस्सा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ के चलिए ये, ठीक है। ग्लेशियर प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर भी, है ना, जो आपका स्वच्छ जल है, पीने योग्य पानी। अप्रोक्सीमेटली 75% जो है आपके वर्ल्ड फ्रेश वाटर, जो वर्ल्ड का टोटल फ्रेश वाटर, उसका 75% जो है आपका ग्लेशियर्स में ही है ना, हिमनद से ही आता है। इसके साथ ही जैसे फसलों की सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, है ना, विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपकी सोर्स है एनर्जी का, है ना, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपका सोर्स है एनर्जी का, उसको भी उत्पन्न करने में सहायक है, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। इसके बाद हरित जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, क्लाइमेट चेंज है ना, खनन, प्लास्टिक अपशिष्ट, पर्यटन, इसके कारण भी जो है यहाँ पर ग्लेशियर्स में मेल्टिंग देखी जा रही है। तो सीधी बात है, जब जब आपका ह्यूमंस का इंटरवेंशन यहाँ पर बनेगा, मानव का हस्तक्षेप जब बढ़ता है प्रकृति में, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाता है। तो ये मुख्य कारण है क्या, जैसे माइनिंग है ना, प्लास्टिक वेस्ट है आपका, और भी जो आपके पर्यटन वगैरह है ना, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्लाइमेट चेंज उसी के कारण हो रहा है, मानव जनित जो गतिविधियां, इसके कारण जो है ये आपके पिघल रहे हैं। और इसके जो है विनाशकारी प्रभाव भी देखे जा रहे हैं, जैसे आपके कई सारे ऐसे आपकी आपदाएं आ रही हैं, है ना, बहुत ज्यादा जो आपकी इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे आप एवलांचे वगैरह देखते हैं, है ना, भूकंप आना देखते हैं, आप बाढ़ आना देखते हैं, तो ये सब जो है इसी के कारण हो रहा है। उसी के कारण जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, सी सरफेस जो है आपका
वहां पर क्या हो रहा है कि समुद्र का जो स्तर है, जो वहां पर वाटर लेवल वो भी बढ़ रहा है, वहां पर जल विद्युत आपूर्ति में भी कमी शामिल है। तो ये सब जो है पुराने ही टॉपिक है, इसको एक बार आप देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है हमेशा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है सीबीआई से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू सीबीआई से रिलेटेड है और यहां पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस है, एजेंसी है भारत में, बिल्कुल ठीक है। इसको जो स्टैब्लिश किया गया था, ये पावर कहां से डिराइव करती, तो 1946 का दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट था, बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये है कि इसको एस्टैब्लिश किया गया 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा सीरियस क्राइम्स को भी। भारत सरकार द्वारा गंभीर अपराधों की जांच के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। इसके बाद भारत में ये आपकी क्या है, नोडल पुलिस एजेंसी है जो कोऑर्डिनेट करती है किससे इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से भी जांच का समन्वय, मतलब जांच में जो है समन्वय और सहयोग करती है वहां पर, ठीक है ना, इंटरपोल से भी। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि यहां पर सही ही पूछा गया था, बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है उसके अंतर्गत जो आर्टिकल 44 है वो कॉमन सिविल कोड के बारे में बताता है, बिल्कुल ठीक है। और जो आपका सेक्युलर वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किस संविधान के संशोधन से जोड़ा गया था, तो 1976 का, जिसको हम इस संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो दोनों आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सही ही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, ए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।